वो लोग आज़ादी पाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं। हमें कई ईरानियों के मैसेज मिले हैं, प्लीज़ बमबारी जारी रखिए। ऐसे बम जो उनके घरों के पास गिर रहे हैं, प्लीज़ बमबारी जारी रखिए। और ये वो लोग हैं जो ठीक उसी जगह रह रहे हैं जहां बम फट रहे हैं। जब हम वहां से चले जाते हैं और उन इलाकों पर हमले नहीं करते तो वो कहते हैं, प्लीज़ वापस आइए, वापस आइए, प्लीज़ वापस आइए। मतलब आ बैल मुझे मार। ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान की जनता आज़ादी के लिए इतनी बेताब है कि खुद गिड़गिड़ा रही है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे घरों के पास और बम गिराओ, प्लीज़ वापस आओ। अब से महज 10 घंटे बाद तय हो जाएगा कि ट्रम्प इस आज़ादी के नाम पर ईरान के बिजली घरों और पुलों पर बमबारी करवाएंगे या नहीं। ट्रम्प का कहना है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके पावर प्लांट्स को तबाह करने में हमें सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। उनकी पूरी सभ्यता एक रात में ही ख़त्म हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि हुजूर, आम जनता के ठिकानों पर हमला तो वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। आप जानते हैं कि वॉर क्राइम क्या है? न्यूक्लियर हथियार रखना। किसी बीमार देश को जिसकी लीडरशिप का दिमाग खराब हो चुका हो, उसे न्यूक्लियर हथियार रखने देना, यही वॉर क्राइम है। अगले 10 घंटों में आपकी और हमारी जेब का भी फैसला होगा। तेल और गैस की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, सब कुछ इसी बात पर टिका है। लेकिन दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। हम किसी से कम नहीं वाले मूड में हैं। कोई भी 1 इंच पीछे नहीं हटना चाहता। उधर इजराइल ने ईरानियों को चेतावनी दी है, अगर जान प्यारी है तो ट्रेनों में सफ़र न करें। तो आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ट्रम्प वाकई ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करवाएंगे, हमला करवाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ईरान का जवाब क्या होगा? आज इन्हीं सब पर बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Rajnigandha, Saluja Gold and Candid. 3 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ट्रंप माइक पकड़ें और कुछ अद्भुत अतरंगी न बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है? फरमाने लगे कि उन्हें ईरान से अपने मन मुताबिक डील चाहिए जो उन्हें मंजूर हो, जिसमें होर्मुज से तेल की फ्री डिलीवरी पक्की हो। लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि ईरान के समझदार नेता बड़ी अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं। अब ये समझदार लोग कौन हैं, ये राज तो ट्रंप ही जाने। लेकिन अगले ही सांस में ट्रंप ने उन समझदार लोगों को भी धमकी दे दी कि अगर डेडलाइन पार हुई तो ईरान को वापस पाषाण युग, स्टोन एज में भेज देंगे। महज 4 घंटे के अंदर सारे बिजली और पुल जमींदोज कर दिए जाएंगे। मैं उन्हें कल रात 8 बजे तक का समय दे रहा हूं। उसके बाद उनके पास कोई पुल, पावर प्लांट नहीं बचेगा। वो स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। ताकत का बखान हुआ तो कमजोरियों का भी होना ही था। बात निकली तो दोस्तों का धोखा याद आया। फिर क्या था? 32 देशों वाला सैन्य संगठन नेटो एक झटके में कागजी शेर बन गया, पेपर टाइगर। धोखेबाजों की लिस्ट खुली तो ब्रिटेन, साउथ कोरिया, जापान और कुवैत, किसी को नहीं बख्शा गया। दुखड़ा रोते हुए ट्रंप बोले कि जापान में हमारे 50,000 सैनिक हैं, साउथ कोरिया में 45,000, लेकिन किसी ने धेले भर की मदद नहीं की। कुवैत ने तो कंफ्यूजन में अमेरिका के ही 3 जहाज अमेरिकी मिसाइल से ही मार गिराए। ट्रंप के शब्दों में यह फ्रेंडली वहीं अनफ्रेंडली फायर था। नेटो एक कागजी शेर है। नेटो हम हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत थी, वैसे हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी जाहिर तौर पर, क्योंकि उन्होंने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की, बल्कि इसका उल्टा किया। असल में उन्होंने हमारी मदद ना करने के लिए पूरी कोशिश की। वो हमें लैंडिंग स्ट्रिप तक नहीं देना चाहते थे। केवल नेटो ही नहीं, साउथ कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद नहीं की। और जानते हो किसने नहीं की? जापान ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। जापान में हमारे 50,000 सैनिक हैं, उन्हें नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए। 45,000 सैनिक साउथ कोरिया में हैं, उन्हें किम जोंग उन से बचाने के लिए, जिनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। आदत से मजबूर ट्रंप का शुद्ध बिजनेसमैन भी सुलाए नहीं सोता। बातों ही बातों में ईरान को लेकर उनकी नीयत भी जगजाहिर हुई। बोल पड़े कि जो जीतता है, युद्ध का सारा माल यानी तेल उसी का होता है, और उनका बस चलता तो वो ईरान का सारा तेल अपने कब्जे में कर लेते और खूब पैसा बनाते। लेकिन उन्हें पता है कि अमेरिकी जनता इसका सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब सुनकर लोगों को इराक, लीबिया, वेनेजुएला की याद हो आई। ट्रंप ने मिसाल के तौर पर वेनेजुएला का जिक्र भी किया और बोले, हमने वेनेजुएला से करोड़ों बैरल तेल निकाला और युद्ध का खर्चा वसूल लिया। वेनेजुएला में मेरी पोलिंग इतनी हाई है कि मैं स्पेनिश सीखकर वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूँ।
अगर मैं वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता हूँ तो मेरी पोलिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो जब मैं यहाँ टर्म खत्म करूँगा तो मैं वेनेजुएला जा सकता हूँ, वहाँ जल्दी से स्पेनिश सीख सकता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं भाषाओं में अच्छा हूँ, मैं वेनेजुएला जा सकता हूँ और वहाँ चुनाव लड़ सकता हूँ। करीब 1.25 घंटे चली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उतनी ही देर में कई घंटे चली ट्रंप की अपनी तारीफें। बीच में वो ये भी बताने लगे कि कैसे नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन जो बाइडेन को मंदबुद्धि कहते थे, मेंटली रिटार्टेड कहते थे, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते हैं। खैर, ट्रंप के दावों और धमकियों के बीच ईरान ने भी अपना पक्ष रखा है। जिस डील की ओर ट्रंप इशारा कर रहे हैं उसका जवाब ईरान की ओर से भी आ गया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट प्लान को ठुकरा कर पाकिस्तान के जरिए अपना 10 पॉइंट का जवाबी प्लान भेज दिया है। IRNA के मुताबिक इस प्रस्ताव पर पिछले 2 हफ्तों से चर्चा चल रही थी। आइए देखते हैं कि इस प्लान की शर्तें क्या हैं। पहली शर्त है पक्का इलाज, यानी टेम्पररी सीज फायर न हो। अमेरिका 45 दिन का टेम्पररी सीज फायर चाहता है, लेकिन ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने 6 अप्रैल को कहा कि कोई भी समझदार इंसान टेम्पररी सीज फायर नहीं मानेगा, क्योंकि इससे दुश्मन को दोबारा फोर्स इकट्ठा करने और नए हमले की प्लानिंग का वक्त मिल जाता है। ईरान को परमानेंट सीज फायर चाहिए। दूसरी शर्त हिजबुल्लाह से जुड़ी है। ईरान की मांग है कि जंग सिर्फ ईरान में ख़त्म न हो, बल्कि लेबनान समेत पूरे इलाके में हमले रुकने चाहिए। इस वक्त ईरान की IRGC ईरान और लेबनान दोनों जगहों से एक साथ इजराइल पर हमले कोऑर्डिनेट कर रही है, ताकि इजराइल का एयर डिफेंस जो है उसको चकमा दिया जा सके। ईरान को लगता है कि रीजनल डील करने में उसका पलड़ा भारी रहेगा। वहीं इजराइल का कहना है कि ये दोनों मोर्चे, ये दोनों फ्रंट्स अलग अलग हैं और ईरान से निपटने के बाद उसका अगला टारगेट लेबनान है, हिजबुल्ला है। तीसरी शर्त है ईरान की होर्मुज में टोल टैक्स। ईरान चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने का एक पक्का प्रोटोकॉल बने। साथ ही ओमान के साथ मिलकर इस रास्ते को चलाने का एक प्रस्ताव भी है, जिसके तहत यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से बाकायदा टोल वसूला जाएगा। चौथी शर्त है मुआवजे और पाबंदियों को लेकर। नुकसान की भरपाई के लिए ईरान की मांग है कि अमेरिका युद्ध का मुआवजा दे और ईरान पर लगी सारी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां, सारे सैंक्शंस हटाए। शर्त यह भी है कि एक पक्की गारंटी मिले। ईरान को अमेरिका और इजराइल के मंसूबों पर कतई भरोसा नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि इस डील पर अमेरिकी संसद और संयुक्त राष्ट्र UN की मुहर लगे। ईरान के इस 10 पॉइंट प्लान पर ट्रंप का क्या कहना है? 6 अप्रैल को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ये एक बड़ा कदम है लेकिन नॉट गुड इनफ, काफ़ी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब डेडलाइन आगे बढ़ने के चांस न के बराबर हैं। वो बोले, मैंने उन्हें मौका दिया था, उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन ट्रंप की बातों पर कितना एतबार किया जाए? उनके अल्टीमेटम और डेडलाइंस का इतिहास देखिए। 21 मार्च ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में रास्ता नहीं खुला तो सबसे बड़े बिजली घरों को तबाह कर देंगे। 23 मार्च 2 दिन बाद बोले, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है ईरान से और अगले जो हमले हैं वो 5 दिन के लिए टाल दिए जाएंगे। 27 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरानी सरकार की गुजारिश पर हमले 10 दिन और टाल रहे हैं। नई डेडलाइन हो गई 6 अप्रैल। फिर 3 अप्रैल को, जब 6 अप्रैल की डेडलाइन करीब आने वाली थी, तब उन्होंने 48 घंटे की वार्निंग दी। फिर 5 अप्रैल को, इस दिन उन्होंने गालियों से भरी एक पोस्ट की और उसमें नई डेडलाइन दी, मंगलवार 7 अप्रैल रात 8 बजे, भारतीय समय अनुसार 8 मार्च सुबह 5:30 बजे। तो क्या इस बार भी ये लिस्ट आगे बढ़ने वाली है? क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या ईरान उनकी शर्तें मान लेगा? फिलहाल तो सीज फायर के चांस बेहद कम लग रहे हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि डील नहीं हुई तो वो महज 4 घंटे के अंदर ईरान के सारे बिजली घर और पुल ज़मींदोज़ कर देंगे। और अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ईरान ने भी आर पार की ठान ली है। एक ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि अगर उनके सिविलियन ठिकानों पर हमले हुए तो ईरान का जवाब और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो पलटवार में खाड़ी देशों के एनर्जी और पानी के ठिकानों को तबाह कर देगा, यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा है कि कूटनीति और बातचीत का दरवाज़ा अब तेज़ी से बंद हो रहा है। उन्होंने कहा, हम उस पॉइंट के बेहद करीब आ रहे हैं जहां से हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। अगर ये जंग खिंची तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा, इसमें कोई भी जीतने वाला नहीं है। जानकारों की क्या राय है? इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइस को सुनिए। It's good to be with you. It's very hard to be optimistic about the prospect. इस वक्त किसी भी डील की उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है। दोनों पक्षों का रुख अभी भी बहुत अलग है। दोनों ही अपनी अपनी जिद और हद से ज़्यादा डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। ईरान किसी भी तरह का सीज फायर या ब्रेक नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त का इस्तेमाल दोबारा फोर्स इकट्ठा करने और फिर से हमला करने के लिए करेंगे। इसलिए ईरान किसी पक्के और ठोस समाधान की तलाश में है, जो ज़ाहिरी तौर पर अगले कुछ घंटों में मुमकिन नहीं है।
तो अफसोस की बात है कि सबसे ज़्यादा चांस इसी बात के हैं कि ये जंग और भड़केगी। देखिए, अगर ईरान के नज़रिए से सोचें तो अगर वो अमेरिकी शर्तों के आगे घुटने टेक देते हैं तो इससे ये जंग ख़त्म नहीं होगी, इससे सिर्फ उनकी सज़ा आगे टल जाएगी और देर सवेर इजराइल और अमेरिका उनके बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे ही। इसलिए अब जब ईरान को लगता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक करके उसने अमेरिका की नब्ज़ दबा रखी है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे लगता है कि अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया को इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। इसीलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिचौलिया कौन है और क्या मैसेज इधर उधर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि असली सवाल दोनों तरफ की राजनीतिक इच्छा शक्ति का है और अगर आप उसे देखें तो दोनों पक्षों को अभी भी यही लगता है कि वो एक दूसरे को तगड़ी मात दे सकते हैं। कोई भी पीछे हटने या समझौता करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है और अफसोस यही वजह है कि इस वक्त किसी भी तरह की कूटनीतिक कामयाबी की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। It is very hard to be optimistic about any kind of diplomatic breakthrough at this moment. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। एक पॉइंट ये भी है कि इस जंग में एक तीसरा एंगल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अप्रैल को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन मिलाया। वैसे तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अमेरिका को बधाई दी, लेकिन इसी बातचीत में उन्होंने ट्रंप को सीजफायर डील के खिलाफ चेतावनी भी दी। इस पर ट्रंप ने नेतन्याहू को पक्का भरोसा दिलाया कि जब तक ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंप देता तब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। जाहिर है ईरान इस यूरेनियम को सौंपने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। तो क्या ट्रंप पहले से ही बातचीत का नाटक करके जंग को आगे खींचने का मन बना चुके हैं? खैर, ट्रंप कुछ करें या ना करें, इजराइल तो अपनी ही टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। 7 अप्रैल को इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके ईरानियों को चेतावनी दी। कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए रात 9 बजे तक ट्रेनों में सफ़र न करें। इस हमले के बाद मशहद शहर के गवर्नर ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी ट्रेनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एहतियातन अगले आदेश तक पूरा रेल नेटवर्क रोक दिया गया है। अब सवाल है कि इजराइल ट्रेनों और रेलवे लाइंस को निशाना क्यों बना रहा है, क्यों बनाना चाहता है? इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक ईरान की सेना IRGC पूरे देश में हथियार सप्लाई करने और हथियारों की तस्करी के लिए इसी रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा इजराइल का कहना है। अगर इस रणनीति को हम डिकोड करें तो इजराइल वही पुरानी भाषा बोल रहा है जो उसने गज़ा में बोली थी, गज़ा में इस्तेमाल की थी। गज़ा में अस्पतालों और स्कूलों को यह कहकर निशाना बनाया गया था कि वहाँ हमास के लड़ाके और उनके हथियार छिपे हैं। ईरान को लेकर इजराइल के और क्या प्लान्स हैं और क्या मंसूबे हैं, इजरायली सेना के डेप्यूटी इंटरनेशनल स्पोक्सपर्सन बेन कोहेन ने इंडिया टुडे को बताया। An existential threat for Israel and a threat on the entire region. And I think if anyone had... देखिए, हमारे लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही तय किया था, इजराइल और अमेरिका ने ये मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल और पूरे इलाके पर मंडरा रहे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को खत्म करने के लिए शुरू किया था। अगर किसी को जरा भी शक था कि ईरानी निज़ाम इस इलाके के लिए खतरा है तो पिछले 1 महीने में ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि वो कैसे काम करते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं। हम उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बना रहे हैं, उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, हथियार बनाने की काबिलियत, उनके एरियल डिफेंस और पूरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। कामयाबी की बात करें तो आज पूरे ईरान के आसमान पर हमने एरियल सुपीरियोरिटी हासिल कर ली है। पिछले 1 महीने में हमने हज़ारों टारगेट हिट किए हैं। हमने उनकी 70% से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर बेकार कर दिए हैं। मिसाइलों के गोदामों और हाल के हफ्तों में हथियार बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को भी नेस्तनाबूद किया है। ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है और जब तक हम अपना लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं कर लेते हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। Recently, we've been striking a lot of their, I just want to say, we're striking a lot of their manufacturing sites. इन सब के बीच ईरान की ओर से इजराइल को घेरने के लिए यूएन से एक अपील की गई है। ईरान के कल्चरल हेरिटेज मिनिस्टर ने सीधे यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल को एक चिट्ठी लिखी है। मांग है कि यूएन की ये संस्था इजराइल की धमकियों और हमलों की कड़ी निंदा करे। दरअसल कैस्पियन सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला 1394 किलोमीटर लंबा ट्रांस ईरानी रेलवे नेटवर्क साल 2021 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहरों की लिस्ट में शामिल है। इसे इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना माना जाता है। ईरानी मंत्री ने इजरायली हमले को इंसानियत की साझी विरासत पर हमला करार दिया है। यानी कुल मिलाकर हालात ये हैं कि एक तरफ ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने को है, दूसरी तरफ इजराइल ने ज़मीन पर एक्शन तेज कर दिए हैं और ईरान भी अपने जिद पर अड़ा हुआ है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। हम इंसानों ने नया इतिहास रच दिया है।
धरती से सबसे अधिक दूर तक जाने का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अमेरिकी समय के अनुसार 6 अप्रैल सोमवार को दोपहर 1:57 पर आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने धरती से 4,01,71 किलोमीटर की दूरी पार कर ली। भारत में ये समय सोमवार की रात 11:27 पर था। ये इंसानों द्वारा अब तक की तय की गई सबसे अधिक दूरी थी, जो 1970 में नासा के अपोलो 13 मिशन ने तय की थी। अब नया रिकॉर्ड हो गया है 4,06,788 किलोमीटर। आर्टेमिस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने इतनी दूरी तय कर ली है। इसके बाद अब वो वापस पृथ्वी पर आने के लिए मुड़ गए हैं। इस बीच स्पेसक्राफ्ट चांद के फार साइड से गुजरा, वो हिस्सा जो धरती से दिखाई नहीं देता, यानी हमारे लिए चांद का पिछला हिस्सा। इस दौरान करीब 40 मिनट तक स्पेसक्राफ्ट का कनेक्शन नीचे धरती से कट गया था। इससे कुछ ही मिनट पहले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर ने कहा, हम आपसे दूसरी तरफ मिलते हैं। इसके बाद शाम 7:24 पर स्पेसक्राफ्ट फिर से नासा से कनेक्ट हुआ। बता दें कि नासा के इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर फ्लाई बाय विजिट पर गए हैं। फ्लाई बाय मतलब वो चांद का चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौट आएंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं। 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट अमेरिका के हैं और 1 कनाडा का। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह का एनालिसिस करने और ज़रूरी जानकारियाँ इकट्ठा करने का काम दिया गया था। अब एस्ट्रोनॉट्स चांद से धरती पर वापसी के लिए निकल गए हैं। वापसी में तकरीबन 4 दिन का समय लगेगा। धरती में उनका कैप्सूल पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास गिरेगा। वापसी के समय इनकी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 25,000 मील प्रति घंटा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान कितना भी बदहाल और तंगी में डूबा हुआ क्यों न हो, एक चीज़ जो उसके पास प्रचुर मात्रा में है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। अब देखिए ना, जिस यूएई ने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है, पाकिस्तान उसी को बेचारा और मजबूर बता रहा है। माने डूबता हुआ इंसान किनारे पर खड़े आदमी को तैरना सिखा रहा है। और ये सब करते हुए पाकिस्तान यूएई को हिदायत भी दे रहा है कि वो अखंड भारत में कहीं शामिल ना हो जाए। असल में यूएई ने पाकिस्तान को $3.5 अरब का कर्जा दे रखा है। भारतीय करेंसी में ये लगभग 32,000 करोड़ रुपए बैठता है। अब यूएई ने ये पूरा पैसा पाकिस्तान से वापस मांग लिया है, वो भी 1 महीने के अंदर। इस पर पाकिस्तान के एक सांसद मुशाहिद हुसैन कह रहे हैं कि बेचारा यूएई मजबूर है, ज़रूरतमंद है, इसलिए हम ये पैसे उसे वापस कर देंगे। यानी कर्जे में आप हैं और ये कर्जा देने वाले को ही मजबूर बता रहे हैं। माने हद है। मुशाहिद हुसैन एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। एंकर उनसे पूछता है कि यूएई ने पाकिस्तान से पैसा वापस क्यों मांगा है, क्या ये बाकी खाड़ी देशों से बढ़ती नज़दीकी की वजह से है। इस पर सांसद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने सही फैसला किया है, ये फौरी तौर पर हमारे यूएई के भाइयों की मदद करेगा जो बेचारे मजबूर हैं, ज़रूरतमंद हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, वो और भी जंगों में फंसे हुए हैं, कभी यमन में तो कभी सूडान में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी मदद करें, उन बेचारों को ज़रूरत है। इसके बाद मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि यूएई की आबादी लगभग 1 करोड़ है, इसमें से करीब 43 लाख लोग भारतीय हैं। यूएई को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि ज़रा अपना ख्याल रखें, वो जो आपकी दोस्ती इतनी बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का हिस्सा बन जाएं। आज का दुनियादारी यहीं तक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।